बंदे की बेसिक 3 नेसेसिटीज होती हैं. वन इज रोटी, अनदर वन इज कपड़ा एंड थर्ड वन इज मकान. So we are dealing with a basic necessity of every individual, that is called the मकान, real estate. अब जैसे उसमें तो बेसिक केवल मकान के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट, सो हम कुछ भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, दैट इज वी अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट. एंड हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कंट्रीब्यूट करता है एज एन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट कम फ्रॉम रियल एस्टेट. सो जब हम एज एन रीमैक्स बात करते हैं, सो रीमैक्स में हम हर तरीके की डेवलपमेंट, हर तरीके की डिस्कशंस, हर तरीके के बिजनेस हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल सेगमेंट हो रहा हो, चाहे वो कमर्शियल है, रेंटल्स हैं, लीजिंग है. इन चारों पैरामीटर्स को हम यूज करने चलते हैं. ठीक है, एज एन टाइप ऑफ रियल एस्टेट. तो दैट इज, यहाँ पर हम 3 डिस्कशंस की बात कर रहे हैं. दैट इज, वन इज रेजिडेंशियल. रेजिडेंशियल वो सेगमेंट है जो हम बेसिकली रहने के पर्पज से यूज कर रहे होते हैं. अब उसमें बहुत सारी तरीके की चीजें आ सकती हैं हमारे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब हम डिस्कस कर रहे हैं. सो वन इज लाइक, हम अपार्टमेंट बात कर सकते हैं, हम प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, हम फार्म हाउसेस की बात कर सकते हैं, हम ड्यूप्लेक्सेस की बात कर सकते हैं, हम स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर सकते हैं. सो ये सारा कुछ सेगमेंट जहां पर लोग अपना रेजिडेंस बना सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल सेगमेंट. सेकेंड, कमर्शियल. एक कमर्शियल सेगमेंट हो गया जहां से हम अपना बिजनेस रन करते हैं, या एनी लाइक हम जॉब कर रहे हैं या हम अपने खुद के बिजनेस में हैं. तो दैट इज द पॉइंट ऑफ, वी कैन से दैट दी, जो भी हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट. सो कमर्शियल में वी कैन गो थ्रू विद द ऑफिस डेवलपमेंट, जो ऑफिस स्पेसेस आते हैं उनकी हम बात करते हैं. हम रिटेल डेस्टिनेशन में जाते हैं जहां पर हम शॉप्स भी कई तरीके की शॉप्स को हम बाइफिकेट कर सकते हैं. टेक एग्जाम्पल की, एक हमारी सोसाइटी के बाहर की शॉप होती है जो बेसिक राशन की शॉप हो गई, बाबर की शॉप हो गई, या फिर हम वहीं किसी मॉल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर फिर हम शोरूम्स की बात कर रहे होते हैं. सो एनीथिंग जहां से हम बिजनेस, जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट. सो इसमें शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मॉल्स हो गए, इसमें ऑफिस बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं. थर्ड इज अमित सर, सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि जो नए ज्वाइनर्स हैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ प्लीज, बिल्कुल बेसिक है प्रज्वल ये. सो बेसिक ऑफ रियल एस्टेट है, तो आस्क देम टू ज्वाइन. ओके. सो थर्ड हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत टाइम, जैसे आज की डेट में बहुत इन है इन इंडियन मार्केट, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउसेस. सो आप जितनी भी आप देख रहे होंगे कि वो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक आपका फ्लिपकार्ट, आपके अमेजॉन, इन ये वेयर हाउसेस पे बहुत ज्यादा आजकल इंक्लाइंड है इंडिया के अंदर, और बहुत अच्छा रिटर्न है, लाइक क्लोज टू 8% का रिटर्न है वेयर हाउसेस में. तो वेयर हाउसेस आर इन एट दिस मोमेंट. फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, तो दीज आर कम आपकी इंडस्ट्रियल जोन में चीजें आ जाती है. अब हम लाइक इसी का बाइफर्केशन करा हुआ है, दैट इज, इसमें हम फोर्थ पर्पस की बात करें, दैट इज कॉल्ड लैंड. सो लैंड में हम कई तरीके की लैंड्स का डिस्कशन है. लाइक एक तो हमारा रेजिडेंशियल हो गया जहां पर हम प्लॉटेड डेवलपमेंट करते हैं. तो प्लॉटेड डेवलपमेंट अब कई सारे छोटी शहर में, जैसे टेक एग्जाम्पल, प्रज्वल इज कनेक्टेड विद अस. सो हमारे लखनऊ है, लखनऊ में हम एग्रीकल्चर लैंड पे भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड को फिर हम बाद में कन्वर्ट करा के रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कराते हैं, फिर हम उसको यूज कर रहे होते हैं. सो फार्म हाउसेज वगैरह के जो डेवलपमेंट होते हैं वो रेजिडेंशियल, वो एग्रीकल्चर लैंड पे लोग डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट जिसको कराना होता है वो कन्वर्ट करा लेता है. ऐसे ही फिर स्पेशल पर्पस लाइक हमारे ट्रांजेक्शन में नहीं आते हैं, बट फिर भी समटाइम्स कोई ऐसी यूनिट्स आ गई जो गवर्नमेंट की तरफ से सेल के लिए आ रही हैं. ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पर गवर्नमेंट भी कुछ उनकी जो स्पेसेस पड़े हुए हैं जो यूज में नहीं आ रही हैं, वो मार्केट में सेल करने के लिए निकाल के ले आएगा, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, सो वो सेल के लिए आते हैं. सो ऐसे भी डिस्कशंस कभी कभी आते रहते हैं. तो दीज आर दी 3-4 टाइप ऑफ डिस्कशंस जो हम एज एन अपने डेली रियल एस्टेट ड्यूरेशन में कर रहे होते हैं. रेजिडेंशियल सेगमेंट, कमर्शियल सेगमेंट, इंडस्ट्रियल, लैंड्स एंड स्पेशल पर्पस. फिर अब हम जैसे अभी हम लैंड की डिस्कशन कर रहे थे, सो लैंड इज बेसिकली, वी कैन से दैट जमीन के बारे में बात करते हैं. तो हमारे डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सिटीज में अलग अलग टाइप ऑफ लैंड वर्किंग होती है. सो टेक एन एग्जांपल, लाइक गुड़गांव है, राइट? गुड़गांव इज एन फ्री होल्ड लैंड. लखनऊ है, इज एन फ्री होल्ड लैंड. हमारा नोएडा है, जो डेवलपिंग सिटीज है, दीज आर दी लीज होल्ड. अब ये लीज होल्ड फ्री होल्ड होता क्या है? सो व्हेन वी फर्स्ट कॉल्ड इज लीज होल्ड, तो जैसे वर्ड से ही क्लियर होता है, दैट इज ऑन लीज. सो लीज मतलब रेंट. सो नोएडा जैसे शहरों में जो डेवलपिंग सिटीज हैं, वहां पर बहुत सारे टाइम पे जो अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, वो आगे किसानों से पहले लैंड एक्वायर कर लेती है, राइट?
तो जितना भी यहाँ पे एक्विजिशन हुआ वो सारा का सारा किसान से डायरेक्ट करा अथॉरिटी ने पूरा मास्टर प्लान डेवलप करा। तो जितने भी डेवलप्ड मतलब प्लान सिटीज हैं वहां पर आपको जमीन मोरली इनिशियल सेगमेंट में लीज होल्ड मिलती है। सो अथॉरिटी उन लैंड को पहले एक्वायर करती है, उसका मास्टर प्लान डिजाइन करती है कि किस लोकेशन पर आपका घर आएगा, किस लोकेशन पर आपकी दुकानें आएंगी, कहाँ पर पुलिस स्टेशन आएगा, कहाँ पर फायर सेफ्टी की चीजें आएंगी, कहाँ पर आपका हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ पर स्कूल बनेगा। ये सब चीजें मास्टर प्लान में डिजाइन करी जाती हैं एंड फिर उसको मार्केट में टेंडर इशू करा जाता है फॉर द बिल्डर्स, राइट। सो ये क्या हो गया, एक प्लान डेवलपमेंट हो गया। सो प्लान में अथॉरिटी ने सारा पार्टिसिपेशन करा, लैंड डिपोजिशन करा गवर्नमेंट की तरफ से, सब चीजें मास्टर प्लान पे डिजाइन करी और फिर उन प्लॉट को हम आगे बिल्डर्स को उन्होंने जो टेंडर निकाला तो वो लीज पे उन्होंने 99 ईयर्स की लीज पर उन्होंने वो लैंड उनको अलॉट कर दी, ठीक है। सो ये हो गया लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। एज एग्जांपल हमारा नोएडा या ग्रेटर नोएडा। सेकेंड इज कॉल्ड फ्री होल्ड। सो फ्री होल्ड एक ऐसा डेवलप लैंड पार्सल है जहां पर की गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहले स्टेप पर नहीं आता। अगर किसी को कोई डेवलपमेंट करना है तो वो डायरेक्टली वहां के लोकल वहां का जो किसान है उससे डायरेक्टली वो परचेस कर सकता है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली उनसे डील कर सकता है, उनको जाके गवर्नमेंट में रजिस्ट्री करा सकता है। तो ये जहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व डिस्कशन हमारे ग्राउंड लेवल पे किसान से हो रहा है या लैंड ओनर से हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड, राइट। सो यहाँ पर आप कह लो कि जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं गुड़गांव की या हमारा लखनऊ की। सो यहाँ पर जो भी लैंड्स हैं ये सारे फ्री होल्ड लैंड्स हैं। आप डायरेक्टली किसानों से बात करके वो ट्रांजैक्शन करके और अपने तरीके से प्लान करके आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। सो दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह लो कि लैंड के दो टाइप्स हो गए, लीज होल्ड एंड वन इज फ्री होल्ड। अब ये एक्वायरिंग राइट्स, अब किस किस तरीके से हम आप कह लो कि आपकी राइट्स कैसे कैसे हम लैंड के ऊपर डिस्कस कि कौन सा ओनर है, उसकी ओनरशिप क्या है, उसके बारे में सेल्फ अक्वायर्ड करा जो हमने डायरेक्टली खुद से लैंड हमने खरीदी और अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली। इनहेरिटेंट होते हैं, जैसे आपके जो फोर फादर की जो लैंड्स है वो ट्रांसफर हो रही है, वो उनकी डेथ हो गई, वो आपके फादर के नाम पर आए, कल को उनके बाद आपके नाम पर आए, तो ये आपकी इनहेरिटेड होगी, जो आपकी पुरानी फोर फादर की लैंड्स आपके नाम पर ट्रांसफर हो रही है। फिर अलॉटमेंट बाय स्पेशल प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सो बहुत टाइम गवर्नमेंट ऐसे लैंड अलॉट करती है जहां पर कुछ स्पेसिफिकली कुछ डिजाइन करने के लिए, लाइक एनजीओस के डिस्कशन से आपको कहीं पे स्कूल डिजाइन करा जा रहा है या हॉस्पिटल पर्पस हो रहा है, तो वो डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट से किस जमीन ली और उस पर वो डेवलपमेंट कर दिया। कंपनीज बहुत सारे आप देखोगे आज की डेट में बहुत सारे जो टॉप डेवलपर्स हैं इंडिया के, वो लैंड के इश्यूज में नहीं जाना चाहते। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वहां का जो लोकल डेवलपर है जिसकी लैंड के डेवलपमेंट में अच्छी पकड़ है, वो उनसे ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ गोदरेज। सो गोदरेज इज व्हाट, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे गोदरेज क्या कर रहा है कि वहां जिस भी लोकेशन में वो वर्किंग करने जा रहे हैं वहां पे जो लोकल डेवलपर, वहां का जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर है जिसकी लैंड एक्विजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इनसे कनेक्ट करता है, उनसे पार्टनरशिप करता है और उनके साथ एक नया डेवलपमेंट लेकर आते हैं। सो ज्वाइंट वेंचर, जहां पर दो बिल्डर्स मिलकर ज्वाइंट वेंचर करा, लैंड उनको काम करने के लिए आगे बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। तो वहां पर लैंड की ओनरशिप किसी और के पास है, मार्केटिंग राइट किसी और के पास है। इस तरीके से हम उन्होंने बिजनेस आगे बढ़ाया। मेजरमेंट, अब इसमें मतलब टाइप ऑफ लैंड मेजरमेंट यहाँ मेंशन जरूर है, बट क्या होता है कि डिफरेंट हम इसको अलग अलग पैरामीटर्स पे भी देख सकते हैं कि हम अपार्टमेंट्स क्या होते हैं वो हम स्क्वायर फीट पे बात कर रहे होते हैं, लैंड हम एकर्स में भी बात करते हैं, गज में भी बात करते हैं, जो हम रेजिडेंशियल सेगमेंट की लैंड की बात कर रहे होते हैं। तो कुछ आप कह लो कि बेसिक डिस्कशन इस कितना स्क्वायर मीटर में कितना स्क्वायर फीट आता है ये यहाँ पर मेंशन करा गया है कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। तो हम जैसे जब हम किसी अपार्टमेंट की बात कर रहे होते तो आपको ध्यान हो कि अगर कोई अपार्टमेंट का एरिया बता रहे होते तो हम स्क्वायर फीट में बात करते हैं, राइट। बट समटाइम कस्टमर पूछ लेता है, क्लाइंट पूछ लेता है कि भाई मेरे को गज में बता दो कितना गज है। तो जैसे मेंशन है यहाँ पर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट, राइट। सो अगर कोई अपार्टमेंट 900 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का है और हमें उसको कन्वर्ट करना है इन गज, तो हमने उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कम इनटू गज स्क्वायर यार्ड, राइट। तो यही मेंशन है कि जब लैंड की हम बात करें तो एक एकड़ की लैंड है तो उसमें कितने स्क्वायर फीट हो गए, 43,560 स्क्वायर फीट। एक एकड़ में कितने स्क्वायर यार्ड हो गए, तो स्क्वायर फीट को हमने डिवाइड कर दिया 9 से, तो हमारा गज निकल कर आता है, स्क्वायर यार्ड निकल कर आता है, राइट। तो 4840 स्क्वायर यार्ड, एक एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड और 43,560 स्क्वायर फीट, राइट। अब वही एक स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, तो 9 स्क्वायर फीट। एक हेक्टेयर और बड़ा लैंड पार्सल हो गया,
तो 10,000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, राइट। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ आ गया, तो जैसे अगर हम बोलते हैं 1 एकड़ में आपका 43,560 स्क्वायर फीट था, तो अगर मेरे को 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ दिख रहा है, अगर इसी को मेरे को स्क्वायर फीट में निकालना है 2.47 इंटू 43560 वी कैन डू दैट। गज में निकालना है तो 2.47 इंटू 4840 गज निकाल सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लैंड में, अपार्टमेंट में, कमर्शियल में हम यूज करते हैं नॉर्मली। सो ईच स्टेट कैन हैव डिफरेंट रूल्स फॉर लैंड एक्विजिशन। वही अभी हम पहले उसी का डिस्कशन कर रहे थे जब हम फ्री होल्ड और लीज होल्ड की बात कर रहे थे। सो दैट इज each state can have different rules for land acquisition. Commonly used producer in land acquisitions are free market acquisitions. So free market acquisition, that is a freehold. Land acquisition by government, जो हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जो डेवलपिंग सिटीज हैं जहां पर गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, तो दैट इज अ लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड लीज होल्ड। एंड लैंड एक्विजिशन फॉर स्पेशल पर्पसेस, स्पेशल पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई एनजीओ सेट करना है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाने के लिए हम लैंड ले रहे हैं, या हो सकता है कि वहां से हाईवे निकलने वाला है, तो दैट इज अ स्पेशल पर्पस कि भाई वहां पे रोड डेवलपमेंट आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने वाला है, तो गवर्नमेंट ने वो लैंड एक्वायर कर ली। तो अलग अलग पर्पस से हम लैंड एक्विजिशंस कर रहे हैं, दैट इज अ डिस्कशन। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि हमें एग्जैक्टली रियल एस्टेट में जब हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए बेसिकली हम सारे जुड़े हैं, जिसके लिए पूरा ड्रीमैक्स नेटवर्क आपस में जुड़ा है, हम ये बिजनेस कर रहे हैं। सो दो तरीके का बिजनेस एज इन ड्रीमैक्स हम करते हैं। वन, हम क्या करते हैं, मतलब दिस इज दो ही तरीके का बिजनेस है जो पैन इंडिया रियल एस्टेट वर्ल्ड में जो रियल एस्टेट चलता है वो दो मार्केट में चलता है। वन इज प्राइमरी मार्केट, सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। सो व्हाट इज प्राइमरी? सो प्राइमरी जो कि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हो रहा हो, राइट। फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन मतलब कि उसकी पहले कभी किसी ने रजिस्ट्री अपने नाम पर नहीं कराई हुई, राइट। सो टेक एन एग्जांपल कि एक लैंड है, लैंड के ऊपर किसी कोई डेवलपर आया और उसने वहां पर अपार्टमेंट बना दिया। जाहिर सी बात है लैंड की रजिस्ट्री पहले हुई थी, राइट, बट वो एक यूनिट जो था वो लैंड था, उसकी रजिस्ट्री डेवलपर ने करी अपने नाम पर, उसने वहां पर 150 अपार्टमेंट बना दिए। अब 150 अपार्टमेंट पे अलग अलग बंदे ने खरीदा, अलग अलग बंदों के नाम से रजिस्ट्री हो गई, राइट। सो उस कस्टमर के लिए वो उसकी पहली बाएंगे, फ्रेश बाएंगे, विच इज कम डायरेक्टली फ्रॉम डेवलपर, और वो कहीं भी आगे अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, एज इन किसी की ओनरशिप उस यूनिट के ऊपर नहीं है, राइट। अगर मैं डेवलपर की भी बात करूं तो डेवलपर के पास जो ओनरशिप है वो उसकी ओनरशिप है लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर उसके पास डेवलपिंग राइट है अपार्टमेंट बनाने के लिए। बट उस अपार्टमेंट का ओनर जब उसने आपको सेल करा और आपने अथॉरिटी में जाके रजिस्ट्री करा ली, तो यू आर द फर्स्ट ओनर फॉर दिस प्रॉपर्टी, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। वही प्रॉपर्टी जब आपने मार्केट में सेल करने के लिए आप मार्केट में गए, आपने वो प्रॉपर्टी अपने नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो फर्स्ट स्टेप इज द प्राइमरी, हमने डायरेक्टली डेवलपर से खरीदा, विच इज अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, हमने उसकी रजिस्ट्री कराई और फिर हमने उसको मार्केट में सेल करा, तो वो सेकेंडरी अथॉरिटी, सेकंड जो ओनर आया वो आ गया सेकेंडरी मार्केट में। तो जब आप कभी भी, अब आप मानो आप बेचने चले गए तीसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन ने चौथे पर्सन को बेच दिया, तो चौथा पर्सन भी जब बेचने जा रहा है और जब वो उसकी रजिस्ट्री के लिए जाएगा, तो पेपर्स अथॉरिटी के अंदर वो पहले ओनर से लेके फोर्थ ओनर तक वहां पर वो मेंशन है कि पहला ओनर कौन था, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ ओनर। जैसे आप गाड़ियां खरीदते हैं, बेचते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, बट ओनरशिप की डिटेल हमेशा डिपार्टमेंट में रहती है। इसी तरीके से प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो मार्केट रन होते हैं पैरेलल, और सेकेंडरी एक बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है। प्राइमरी आई बिलीव इट्स ओनली 20% मार्केट, 80% इज सेकेंडरी मार्केट, राइट। सेकेंडरी मार्केट में पूरा जो शहर ऑलरेडी बसा हुआ है, दैट इज कम इनटू सेकेंडरी मार्केट, जो पहले किसी ना किसी ने खरीदा है और वो अब मार्केट में सेल कर रहा है। प्राइमरी जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, दैट इज इन कम्स इनटू प्राइमरी सेगमेंट। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, लाइक अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है, मतलब हर लोकेशन पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, हर डेवलपर के हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, हर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि बायर के हिसाब से कैसे अलग हो सकता है, सो समटाइम्स कुछ आपको कस्टमर मिलते हैं जो कहते हैं यार मेरे को बताओ कि प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट कितने का आता है, ठीक है। वो बोलते भाई उसमें बिल्डर ने अपना प्राइस जोड़ा, अब बिल्डर फिर उसने अपना अदर चार्जेस जोड़ा और पूरा बता दिया। वही कोई कस्टमर कहेगा यार मुझे नहीं, ये तो चलो ठीक है, बट इसके बाद और मेरे को क्या खर्चे आएंगे वो भी बता दो। तो वो उसको कैलकुलेट क्या कर रहा है कि मेरे पॉकेट पे कितना खर्चा आने वाला है आफ्टर लिग ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो उसका माइंडसेट है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहता है, राइट। तो अब जब हम इसको स्ट्रैटेजीज वाइज बात करते हैं कि डेवलपर के हिसाब से किन तरीकों की स्ट्रैटेजीज फॉलो करी जाती हैं, तो दीज आर कॉल्ड बेसिक दो स्ट्रैटेजी होती है। वन विच इज कॉल्ड बाइफर्गेशन वाला स्ट्रैटेजी, विच इज कॉल्ड कैलकुलेशन मेथड, राइट। तो जब हम बाइफर्गेशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कैलकुलेशन मेथड में होता क्या है
कि बिल्डर जो है या कोई भी जो डेवलप कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, वो उसकी ना अलग अलग कॉस्ट मेंशन कर देता है कि बस ये तो मेरी हो गई प्रॉपर्टी, जो मैंने घर बनाया उसकी कॉस्ट हो गई बेसिक सेल प्राइस। अब उसके बाद मैंने ना कार पार्किंग भी दी है आपको, कार पार्किंग का 2 लाख रुपए का अलग का खर्चा है, तो दैट इज कॉल्ड अदर खर्चे, अदर कॉस्ट, राइट। अदर चार्जेस में क्या क्या आ गया, कार पार्किंग आ सकती है, मीटर के खर्चे आ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जो हम मीटर लगाते हैं उसका खर्चा आ सकता है, आपकी उसने एक क्लब बनाया हुआ है, क्लब की मेंबरशिप वो आपको लाइफ टाइम सेल कर रहा है या फॉर सम टाइम मानो 10 साल के लिए सेल कर रहा है, तो उसकी एक अलग से कॉस्ट आ गई, तो वो एक अलग खर्चा आ गया क्लब मेंबरशिप। आपने बोला, उसने बोला भाई मेरे पास जनरेटर लगाया है मैंने, आपको पावर बैकअप दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझसे पावर बैकअप खरीदना पड़ेगा। आप 2 kV ले लो, 4 kV, डिपेंड ऑन द यूजेस, आप 4 kV ले लो, 10 kV ले लो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट। सो वो सारी चीजें आ गई अदर खर्चे में, बट जो बेसिक सेल प्राइस थी, जो अपार्टमेंट की फर्स्ट कॉस्ट थी, दैट इज कॉल्ड बेसिक सेल प्राइस, जहां पर हमने पर स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन निकाला कि भाई 1000 स्क्वायर फीट है, मेरा 6000 रुपए का रेट है, तो 6000 इंटू 1000 स्क्वायर फीट इक्वल टू 60 लाख रुपए। अदर खर्चे आगे 5 लाख रुपए के, तो टोटल कॉस्ट निकल कर आई 65 लाख रुपए की। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन मेथड, जहां पर हर खर्चे का बाइफर्गेशन है। बॉक्स प्राइस क्या हो गया कि डेवलपर ने बोला कि बॉस कोई खर्चा अलग से मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आप तो ये लोगो कि भैया आपको जो 2 BHK अपार्टमेंट है वो ना आपको 50 लाख का पड़ता है या 80 लाख का पड़ता है, ये एक बॉक्स प्राइस है, इसका कोई बाइफर्गेशन नहीं है। इसके अंदर क्लब मेंबरशिप भी इंक्लूसिव है, इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूसिव है, इसके अंदर कार पार्किंग भी इंक्लूसिव है, इसमें आपका 2 kV का पावर बैकअप भी इंक्लूसिव है, इसमें आपका IFMS भी इंक्लूसिव है। तो जो बाइफर्गेशन था वो उसने उसको बाइफर्गेट नहीं करा कि किस चीज के लिए वो कितना कॉस्ट ले रहा है, उसने एक बॉक्स प्राइस बताई कि भैया आपका जो अपार्टमेंट है वो आपकी 70 लाख का है या 1 करोड़ का है, वो आपका बॉक्स प्राइस मेथड आ गया, जहां पर की टोटल कॉस्ट को एक सिंगल यूनिट दे दी। आपको उसमें बाइफर्गेशन मांगने जाओ तो आपको बाइफर्गेशन नहीं देगा। जैसे आप गोदरेज की प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो वो आपको क्या बोलते हैं, ये बॉक्स प्राइस है, आप 3 BHK हमारा 1 करोड़ 39 लाख रुपए का आता है। अब इसमें क्या क्या बाइफर्गेशन है, कोई बाइफर्गेशन नहीं दी गई डेवलपर ने, बड़े गोदरेज ने, उसने बोला ये मेरा बॉक्स प्राइस है। अब मैं इसमें कार पार्किंग आपको दे रहा हूँ, आप उसमें मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आपको मैं 1 कार पार्क दे रहा हूँ या 2 कार पार्क दे रहा हूँ। मैं जो क्लब मेंबरशिप क्लब बना रहा हूँ उसमें मैं 5 स्टार फैसिलिटी लेकर आ रहा हूँ या 7 स्टार लेकर आ रहा हूँ, या कुछ उसमें कुछ क्या क्या फैसिलिटीज देने वाला हूँ मैं, उसकी आपको अलग से कॉस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, ये पूरी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूसिव है। दैट इज कॉल्ड बॉक्स प्राइस, फिक्स कॉस्ट, बॉक्स चीज, कैलकुलेशन जहां पर बाइफर्गेशन है, राइट। कंपोनेंट्स, अब ये आ गया कंपोनेंट जो कि हम कैलकुलेशन मेथड में यूज करते हैं, बिकॉज बॉक्स में तो कोई कैलकुलेशन आई नहीं, कोई बाइफर्गेशन आई नहीं, तो वहां पर कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन मेथड में जाते हैं तो क्या क्या कॉस्टिंग होती है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें कस्टमर को बताना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बिल्डर के चार्जेस हो गए और एक गवर्नमेंट चार्ज हो गया जो टैक्सेशन आ गया, क्योंकि टैक्सेशन तो एक ऐसा है कि हमें हर जगह देना पड़ता है, चाहे हम खाना खाने जा रहे हैं, कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, या हम अगर किसी मॉल में जाके आलू भी खरीद रहे हैं तो वहां भी हम सर्विस कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइट। तो टैक्सेस तो आपको हर जगह पे करने होते हैं। अब बिल्डर की कॉस्ट क्या है, बिल्डर की कॉस्ट में बेसिक सेल प्राइस, राइट, कवर्स द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड यूनिट कंस्ट्रक्शन, राइट। अब कंस्ट्रक्शन में केवल हम बात कर रहे हैं वो जो टावर उसने बनाया उसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, उसमें जो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट लगी वो आपको बाइफर्गेशन नहीं आने वाला, बट उसने एक ब्रीफ दिया कि भाई मेरी जो लैंड की कॉस्ट है और ये जो टावर मैंने बनाया इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है मैंने इसको मिलाकर के बेसिक सेल प्राइस बनाई है। तो मैं इसमें ना 4000 रुपये मेरा कंस्ट्रक्शन था, 2000 रुपए की लैंड आई, 6000 रुपए हो गए, तो भैया मैं आपको 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट दे रहा हूँ, 1000 स्क्वायर फीट का आपका अपार्टमेंट है, 60 लाख रुपए का आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें अदर चार्जेस, अदर चार्जेस के आगे कवर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर्स इन द प्रेमाइसेस, in the premises like club membership, like car parking, like power backup, like आपका कुछ और हम उसमें क्रैच फैसिलिटीज दे दिए, तो वट एवर दी फैसिलिटीज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, वो आ गया आपके अदर खर्चे के अंदर में। इसका बाइफर्केशन आ गया, तो कवर आपकी जो बेसिक सेल प्राइस है और आपकी अदर चार्ज दोनों को ऐड करके हम टोटल कॉस्ट कस्टमर को बताते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने केवल बेसिक सेल प्राइस बता दी, कस्टमर बोला भाई साहब 60 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, अब कस्टमर 60 लाख रुपए के साथ पेमेंट देना शुरू करा, बट डेवलपर ने उसको भेज दिया 65 लाख रुपए का कॉस्ट, क्यों, क्योंकि वो तो चार्ज करेगा, आपने बताया नहीं बताया। तो नेवर डू दैट, हमेशा की आप ये बात का ध्यान रखिए प्लीज कि आप जो भी कॉस्टिंग बताएं कस्टमर को इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव, इवन आप उसमें टैक्सेशन भी ऐड करो, बिकॉज एट द एंड कस्टमर को वो पे करने का है, वो माइनस नहीं हो सकता, वो छूट नहीं सकता, उस पर डिस्काउंट नहीं मिल सकता, सो वो कस्टमर को पॉकेट पे पड़ने वाला है।
अगर मेरा 60 लाख का कॉस्ट है और उस पर मेरे 5% का टैक्सेशन लगने वाला है, दैट मीन्स कि 3 लाख रुपए का टैक्स उसके ऊपर ऐड होगा। तो कस्टमर को पॉकेट पे 60 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख का अदर खर्चा 68 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पड़ेगी। उसके बाद आएगी रजिस्ट्री, जो पोजेशन पे जानी है। रजिस्ट्री हर किसी को पता है, दिस इज अंडरस्टूड कि वो रजिस्ट्री कराने वाला है, तो आपको फ्रंट से नहीं डिस्कस करना है, नो वरीज इन दैट। बट जीएसटी, अदर चार्जेस एंड द बेसिक सेल प्राइस, ये तीनों को ऐड करके कस्टमर को बताने का है हमेशा, ठीक है। सो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट शीट, जो हम एज एन डिस्कशन जब हम कस्टमर के साथ बैठेंगे किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कॉस्टिंग की पे बात करेंगे तो ये डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए, राइट। जीएसटी, वही अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट की चार्जेस जो चार्ज हो रहे हैं। सो जीएसटी आप कह लो कि डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ डेवलपमेंट जीएसटी के चार्जेस बदल जाते हैं। सो लाइक टेक एन एग्जांपल कि हम किसी एक छोटा डेवलपमेंट कर रहे हैं जहां पर कि जो यूनिट का साइज है वो कम है, छोटा है, हम कह सकते हैं कि हम लो बजट हाउसिंग की बात कर रहे हैं, या हम वी कैन से दैट कि अफोर्डेबल सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जहां पर अफोर्डेबल सेगमेंट आता है, जहां पर कॉस्टिंग कम है, साइज कम है, वहां पर जीएसटी चार्ज होता है 1%। अब ये कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए या साइज कितना होना चाहिए, ये वेरी करता है कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब हम किसी मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं या हम किसी छोटी सिटीज की बात कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज लाइक आपका जीएसटी स्लैब का बाइफरकेशन है। ये आपको हर लोकेशन पे मिलेगा, अलग अलग जाएगा वो अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल के सेगमेंट के अंदर। तो अफोर्डेबल सेगमेंट में जब अपन बात करते हैं तो जीएसटी लगता है 1%। पर उस 1% लगने की एक बेसिक कैलकुलेशन है कि 1% कब लगेगा। वो लगेगा जब आपका 60 स्क्वायर मीटर या उससे छोटे का आपका प्लॉट है, मतलब जो आपका घर है वो 60 स्क्वायर मीटर या उससे छोटा है, तो आपकी जीएसटी 1% लगेगी, राइट। वैल्यू क्या रही, वैल्यू आएगी आपकी 45 लाख रुपए की, ठीक है। सेकंड आपका नॉन मेट्रो एरिया, ये हो गया आपका मेट्रो सेगमेंट। मेट्रो सेगमेंट मतलब जो आपकी टायर 1 सिटीज हैं या इवन सम पार्ट ऑफ टायर 2 सिटीज भी वी कैन से दैट। जो आपकी मेट्रो सिटीज नहीं है वहां पर आपका जो ये एरिया 60 स्क्वायर मीटर का था ये बढ़कर 90 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। सो व्हेन वी से 90 स्क्वायर मीटर हो गया तो आप इसको कैलकुलेट करें कि मेरा कितना स्क्वायर फीट हो गया। अगर मैं इसको बताऊं तो मोटा मोटा आप 900 स्क्वायर फीट, 950 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं 90 स्क्वायर मीटर में, राइट। सो वैल्यूएशन सेम वही रहेगा, ठीक है। सेकंड नॉन अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल मतलब जहां पर कि हम एक टिकट साइज बड़ा साइज बड़े बड़े साइज के अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, 3 BHK 4 BHK पेंट हाउसेज ड्यूप्लेक्स विला, हम इनकी बात कर रहे हैं जो अफोर्डेबल सेगमेंट से बाहर है। ये अफोर्ड क्यों है 1%, बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। आपने अगर सुना हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है पिछले 7-8-10 सालों से, तो गवर्नमेंट भी इसमें अफोर्डेबल सेगमेंट को प्रमोट करके उस पर कम से कम लोड डालना चाहती है कि भाई मैक्सिमम लोग अपना घर खरीद पाए। दिस इज द थॉट बाय द गवर्नमेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब उसको हम जीएसटी में उन्होंने एप्लीकेशन कर दिए, ठीक है, कि भाई जो कम छोटे बजट के लोग हैं जिनका इनकम कम है वो छोटा घर में रह रहे हैं। अब छोटे घर में जब रह रहे हैं तो ऑब्वियसली के हिसाब से उन्होंने कॉस्टिंग कम कर दी, टैक्सेशन कम कर दी है। जो लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं उनके लिए उनकी कॉस्टिंग अलग है, 5% जीएसटी लगेगी, ठीक है। नो आईटीसी अवेलेबल मतलब कि कोई भी इनपुट टैक्स के ऊपर जो आप जीएसटी पे कर रहे हो, इनपुट आपको कोई रिसीव नहीं होगा। तो लोग जीएसटी को क्लेम करते हैं, राइट, तो इस पे कोई इनपुट टैक्स आपको क्लेम नहीं मिलता, ठीक है। इन केस ऑफ बड़े आपके घरों में, यहाँ पर आपका जब कोई कंपनीज किसी जीएसटी को मतलब ले रही है किसी अपार्टमेंट को, तो वो जीएसटी क्लेम इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो करते हैं। जो बिल्डर डेवलपर जो आपका कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, जो सामान वो मंगा रहा होता है, सरिया वगैरह जो मंगा रहा है, तो उनपे इनपुट क्रेडिट आता है, तो वो इनपुट क्रेडिट वो वहां पर शो करते हैं। बट हम रेजिडेंशियल में हमें इनपुट क्रेडिट नहीं आता एज एन कस्टमर। दीज आर दी अदर चार्जेस जिसके हम अभी तक बात करते हैं कि भाई ये बीएसपी हो गया, बीएसपी के बाद अदर चार्जेस होते हैं। तो अदर चार्जेस क्या क्या होते हैं, अदर चार्जेस वो हमें समझना जरूरी है। सो फर्स्ट इज लीज रेंट। लीज रेंट हमने सबसे पहले टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी थी कि भाई टाइप ऑफ लैंड की बात करी थी कि एक लीज होल्ड लैंड होता है, एक फ्री होल्ड लैंड होता है। सो जब हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की पे बात की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पर जो अपार्टमेंट है उन पे लीज रेंट लग रहा होता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, लीज रेंट मतलब कि बिल्डर को पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को। तो बिल्डर ने वही सेम चार्ज उठा करके कस्टमर से भी ले लिया कि बस ये मैं आपको, आपने 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीदा है, आपको मैं 70 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपका चार्ज है लीज रेंट का, मतलब 70,000 रुपए आपको
पे करना पड़ेगा। दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट, आपको हर बार नहीं देने का है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये जो डेवलपर है वो आप 99 साल का वो एडवांस दे रहा है या साल के हिसाब से दे रहा है, वो एक अलग थियरी है, राइट। वो 99 ईयर्स के लिए एक बार में ही दे देते हैं, या वो उनको EMI की फैसिलिटी मिल जाती है, वो एक डिफरेंट थियरी है। बट जब हम अपार्टमेंट पे आते हैं, जब हम बाय कर रहे हैं, तो ये लीज रेंट वन टाइम कॉस्ट है। जब हम प्रॉपर्टी की परचेस कर रहे होते हैं तो ये कॉस्ट ऐड होती है। तो दिस इज अ लीज रेंट विच इज लायबल फॉर 99 ईयर्स। 99 ईयर्स के लिए आपको एक कॉस्ट आ गई विच इज कॉल्ड लीज रेंट। ईडीसी आती है आपकी फ्री होल्ड पे, हम जब बात कर रहे होते हैं, राइट। तो आप जैसे नाम से समझ रहे होंगे, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस मतलब जो सराउंडिंग मेरी सोसाइटी के बाहर का जो इंफ्रा डेवलपमेंट होना है, राइट, कि रोड बननी है या बिजली का कनेक्शन आना है, सिवर लाइन डलनी है, ये सारे हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब हम इसको लीज रेंट में देखते हैं तो वहां पर क्या था कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने पहले ही सब चीजें प्लान कर दी, पूरी रोड बनाई, लाइट लगाया, सिवर लाइन डाला, प्लॉट काटे, ये डिसाइड करा कहाँ पर कौन सी चीज आ रही है, उसके बाद टेंडर इशू करा। फ्री होल्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट चार्जेस है, ईडीसी और आईडीसी चार्ज होता है, विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज के अंदर लीज रेंट चार्ज नहीं होता, वहां पर ईडीसी आईडीसी चार्ज होता है। थर्ड इज फायर फाइटिंग। आप गवर्नमेंट आज की डेट में अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं, बिना फायर सेफ्टी के कुछ भी डेवलप नहीं करा जा सकता, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है। फायर सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। बिना फायर सेफ्टी के, एनओसी के, आपको ओसीसी से नहीं आता अथॉरिटी किससे, तो बंदा पोजेशन नहीं मिल सकता, लोग रह नहीं सकते। तो फायर फाइटिंग चार्जेस बिल्डर आपसे यूज करता है, जो कि आपके घरों में पाइपलाइन लगा रहा है या स्मोक डिटेक्टर लगा रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो आपसे चार्ज करता है फायर फाइटिंग चार्जेस के नाम पर। कार पार्किंग चार्जेस, कार पार्किंग आज की डेट में कार पार्किंग ह्यूज इशू है किसी भी, अगर हम लोकल सेक्टर वाइज बात करें तो कार के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे भाई लोग हमारे जो लोग सेक्टर्स में रह रहे होंगे जहां पर कि कोई कार पार्किंग डेजिग्नेटेड नहीं है, वहां पर हफ्ते में एक दिन या रोज के हिसाब से झगड़े हो रहे होते हैं कि भाई मेरी जगह लगा दिया, या किसी ने मेरी कार को स्क्रैच कर दिया, या गमला गिर गया, वट एवर दी इशूज आर देयर। सो कार पार्किंग जब हम सोसाइटीज में आते हैं या एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो दिस इज द बेनिफिट। ये आपको काउंटर करने में भी काम आता है, ये जो पॉइंट है, बिकॉज ये लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं। फायर सेफ्टी लोग बहुत रिलेट नहीं करते, लेकिन कार पार्किंग लोग रिलेट करते हैं। तो जब आप किसी कस्टमर के साथ बैठे हैं और वो एक सेक्टर के अंदर रहता है, आप जब उसको ये रिलेट कराते हो कि भाई आपके पास गाड़ी है, आपने BMW खरीद तो रखी है, बट उसकी सेफ्टी क्या है, वो आज खरीद तो सड़क पर है, रास्ते में आता जाता बंदा कौन उस पर स्क्रैच मार रहा है या कल को कौन आके एक्सीडेंट कर देगा, यू नेवर नो, ठीक है। प्लस सेफ्टी इज अ कंसर्न। अगर एक मैं लोगों की बात को, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो कार जब मैंने कार खरीदी थी फर्स्ट टाइम, तो मैं फ्लोर में रहता था गुड़गांव के अंदर में। कार खरीदने के बाद मैंने सोसाइटी में शिफ्ट करा, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एज एन इंडिविजुअल, बट वो मेरी गाड़ी, पहला गाड़ी था, पहला प्यार था, आप कह लो। तो हम उसको सेफ्टी रखने के लिए मैंने अपार्टमेंट में शिफ्ट करा, यार मेरी गाड़ी सेफ रहेगी, राइट। तो कार पार्किंग लोग बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, इश्यूज को लोग रिलेट करते हैं। क्लब मेंबरशिप, अब देखो क्लब मेंबरशिप ना, जब हम किसी कस्टमर से डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत आसान तरीका होता है। लोग ये बोलते हैं हमारे यहाँ क्लब बन रहा है, हमने उसमें स्विमिंग पूल देंगे, जिम देंगे, जकूजी देंगे, हम आपको क्रेच देंगे। ये बताना ना, इट्स नॉट जस्टिफाइड व्हेन वी डिस्कसिंग विद द क्लाइंट। सो हम केवल ये बता करके निकल जाएं तो बंदा कभी उसको फील नहीं कर सकता है, राइट। सो जब भी आप कस्टमर से डिस्कस करते हो क्लब मेंबरशिप या फैसिलिटीज के बारे में ना, तो उसको रिलेट कराना इज सुपर इंपॉर्टेंट। टेक एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी बात है कि हम कहते हैं यार हमारे सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, राइट। हम एक तो होता है कि हम बोल के चले गए भाई क्लब है, एक होता है जब हम उसको रिलेट कराने के बॉस, इमेजिन कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्लब है जहां पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, जिम है, शाम को आप घर आते हो, आप नहीं जा रहे, हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो बिकॉज यू आर वर्किंग मैन, आप बाहर बहुत ट्रैवल कर रहे हो, आप बाहर सुबह से 10 से रात के 8 बजे तक काम कर रहे हो, बट आपकी फैमिली तो उसी सोसाइटी में रह रही है, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट। आपका बच्चा स्विमिंग पूल स्विमिंग सीख पाएगा, या कल को कोई गेस्ट आ रहा है तो वो उसको रेस्टोरेंट लेके जा सकते हैं। एज एन फैसिलिटी आप जिम उसी सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं। आपको उसको रिलेट कराना पड़ता है, आपको उसकी फैमिली से रिलेट कराना जरूरी है। एज एन इंडिविजुअल शायद हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने प्रॉपर्टी बाय करी बिकॉज ऑफ लोकेशन। एज एन मैन प्रोस्पेक्टिव में बात करता हूं कि भाई हम ना लोकेशन पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, या डेवलपर पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, या फाइनेंशियल पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। बट जब फैमिली लेवल पर जाते हैं तो फैमिली फैसिलिटीज देख रही होती है।
एम्यूनिटीज देख रही होती कि भाई उनकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि जो उसका बच्चा है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, वो जब उसको यूटिलाइज करने जाएगी ना, तो ही विल बी मोर हैप्पी। वो खुद शायद यूज करने करे, बट उसकी फैमिली जरूर यूज करने वाली है। सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, गेटेड कम्युनिटी की बात करते हैं, तो बंदे को रिलेट कराने की जरूरत है। बस आज के टाइम में जॉब ऐसी है कि हम ट्रैवल करते रहते हैं, बट अगर मैं किसी सेक्टर में रह रहा हूँ, तो मेरे घर के बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वी डोंट नो, राइट। मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर साइकिल चलाने गए हैं, वो किस जगह चला रहे हैं, वो कितना सेफ है, वी डोंट नो। गाड़ियां चल रही हैं, लोग बाहर से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई कहाँ ठोकर गया हमें नहीं पता, हम उस पर ध्यान नहीं रख सकते। बट जब हम किसी गेटेड कम्युनिटी की बात करते हैं, तो दिस इज द फैसिलिटी, दिस इज द एमिनिटीज दैट वी आर ऑफरिंग। दैट इज कि भाई आप उसके अंदर आपका जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, उसी के अंदर आपका साइकिल चलाने की जगह बनी हुई है, वहीं पर बच्चे के खेलने के लिए इंडोर गेम्स बने हुए हैं, वहीं पर पार्क एरिया बना हुआ है। तो कोई भी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं चाहे वो आपके बच्चे हैं, दे आर सेफ, दे आर इन द कैंपस, वो बाहर नहीं जा रहे हैं। कैमराज लगे हुए हैं, आप उनको चीजों को मैनेज कर सकते हो, कल को कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। आपको इन चीजों को ना रिलेट कराना पड़ता है कस्टमर के साथ। आप कभी भी केवल फैसिलिटी बताकर निकल जाते हो तो कभी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉपर्टी बाइंग इमोशंस पे होती है, बिकॉज वो घर खरीद रहा है, वो एक कह लो कि कमर्शियल्स लोग फिर भी एक सेकंड थॉट लेके चलते हैं, भाई मेरा इनकम है, बट घर एक ऐसी चीज है विच इज अ इमोशन। हर बंदे का इमोशन है कि मेरा अपना घर होना चाहिए। अगर आज हम लोग यहाँ पर 10 12 15 जो भी लोग हैं, हर किसी का थॉट होगा कि यार मेरा ना अपना घर होना चाहिए। वो एक इमोशन है, वो रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं ना कि वो एक इमोशन है। और इमोशन की बाइंग इमोशन के साथ करनी पड़ती है, आपको सेलिंग भी इमोशन के साथ करना पड़ेगा। आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा कि बॉस व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यू नीड टू इम्प्रूव। क्योंकि आपकी हम जिस कैंपस की बात कर रहे हैं, वहां पर एक मानो 40 लाख से प्रॉपर्टी शुरू होती है, गोज अप टू 1 करोड़। तो हम उसको रिलेट कर पाते हैं कि बॉस आपके माइंडसेट के लोग वहां रह रहे होंगे। आपका बच्चा, कहते हैं ना कि बच्चे सराउंडिंग से सीखते हैं। हम कितना पॉलिश्ड है डजंट मैटर। बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो सराउंडिंग कैसी है उससे उसका डेवलपमेंट होता है। हम क्योंकि घर में जब वो बाहर निकलता है तो उसका उसका एक्सपोजर बढ़ता है, तो वो सराउंडिंग उसको उस कैंपस के अंदर मिलता है, उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिलता है, बिकॉज आप ही के लेवल के लोग वहां रह रहे हैं। आपके ऊपर के लोग रह रहे हैं और आपसे थोड़ा नीचे के लोग रह रहे हैं, बट वो कैंपस का वो जो फील है वो उसको आपको कराना पड़ता है, तभी प्रॉपर्टी सेल होती है, राइट। लास्ट इज पीएलसी, प्रिफर्ड लोकेशन चार्जेस। पीएलसी इज व्हाट, कि टेक एन एग्जांपल, अगर मैं लैंड ले रहा हूँ तो बिल्डर की एक कॉस्ट है जो वो बिल्डर कस्टमर से चार्ज करता है कि भाई आपकी ना प्रिफर्ड लोकेशन है, मेरे को ना, मैं अपनी प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई मेरे को ना कॉर्नर का प्लॉट चाहिए, या मेरी जो फेसिंग होनी चाहिए ना वो नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। तो दिस इज द चॉइस ऑफ अ बायर। सो बिल्डर इज इनकैशिंग इट कि बॉस आपकी चॉइस है, इसका ये खर्चा है, आपको पे करना पड़ेगा। मैंने अपार्टमेंट खरीदने क्या बोला यार, मैं क्या ना, मेरे को ऊपर हाइट में नॉर्थ में स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में, सो यहाँ पर लोग ऊपर नहीं लेना चाहते घर, लोग नीचे चाहिए, लोगों को ग्राउंड फ्लोर चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए। तो बिल्डर क्या करता है, उसकी कॉस्ट लगा देता है कि भैया आपको प्रेफरेंस है, आप नीचे लेना चाहते हो, आप अलग से कॉस्ट दोगे। ये प्रेफर्ड लोगे 100 रुपए 50 रुपए पर स्क्वायर फीट की पीएलसी लगेगी। यही आप जब वेस्ट में चले जाओ तो वहाँ ऊपर की हाइट की प्रेफरेंस है, लोग ऊपर के फ्लोर पे रहना चाहते हैं। या कोई ऐसी बिल्डिंग विच इज यूनिक, लाइक सुपरनोवा इज इन बिल्डिंग इन नॉर्थ, आपके नोएडा में सेक्टर 94 में बन रही है ये बिल्डिंग। तो दिस इज 72 स्टोरी बिल्डिंग है वो। तो उसकी ऊपर के हाइट पे चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊपर है, एक्सक्लूसिव है, ऐसी दूसरी बिल्डिंग नहीं है शहर में, तो ऊपर के फ्लोर की पीएलसी है। सो स्पेसिफिकली वो एक डिजाइंड है, नॉर्मली डिफरेंट ऑन दी कह लो कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया, अलग अलग टाइप की पीएलसी लोग अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, ठीक है। पोजेशन चार्जेस, ये कुछ चार्जेस हैं जो एक कस्टमर को पोजेशन पे पे करने पड़ते हैं, बट उसको आज पता होता है कि भाई उसको क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो आपके घर के बाहर लग गया, मीटर के चार्जेस, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लाने अथॉरिटी से जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम लेकर आते हैं सोसाइटी तक, उसके चार्जेस होते हैं। पावर बैकअप, जो जेनसेट वगैरह लगाए जा रहे हैं, मंथली मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होती है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ कैंपस, सो उस कैंपस एक गेटेड कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पर गार्ड्स रखे गए हैं, पार्क बनाया गया है। तो उनकी जो मेंटेनेंस है, केवल बनाने से काम नहीं चलता, उसको रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है। या गार्ड को रखा है तो उसकी सैलरी जाने जा रही है, तो उसकी खर्चे हैं। सीसीटीवी लगाया है तो सीसीटीवी खरीदने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी देखना है, राइट। तो वो मेंटेनेंस के अंदर काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड मंथली मेंटेनेंस। हर सोसाइटी का डिफरेंट डिफरेंट होता है।
IFMS इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, लाइक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, जब हम कोई घर ले रहे हैं तो सिक्योरिटी पे करते हैं, विच इज रिफंडेबल, राइट। तो IFMS इज अ रिफंडेबल थिंग, बट इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस पे। इसको लेता क्यों डेवलपर, कि भाई कल को कोई सोसाइटी में कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, कोई मेजर एक्सपेंस है जो शायद लाखों में है, तो वो सोसाइटी नहीं कर पाती। एज एन अगर ये फंड इकट्ठा ना हो तो वो शायद बने नहीं। जैसे मानो कि हम पावर बैकअप है, जेनसेट खराब हो गया है। अब जेनसेट, तो चलो जेनसेट में भी रॉन्ग एग्जांपल होगा मुझे लगता है, क्योंकि सबको इम्पैक्ट करता है। मानो लिफ्ट खराब हो गई, अब लिफ्ट जब खराब हो गई और उसको रिप्लेस करना है, और उसको भैया 10 लाख का लिफ्ट लगने वाला है। सो ग्राउंड फ्लोर वाला क्या कहता है, मैं तो यूज ही नहीं करता, मैं तो भाई नीचे रहता हूँ। फर्स्ट फ्लोर वाला मैं तो स्टेयर से चला जाऊंगा। सेकंड थर्ड फ्लोर वाला भी ये बात बोलता है, ठीक है। जो 18 फ्लोर पे है या 15 फ्लोर पे है, उस बेचारे को परेशानी है, ठीक है। सो अब नीचे के जो फ्लोर वाले हैं वो तो मना कर देते हैं कि भाई नहीं मैं नहीं रहूँ। या जो लोग रेंट पे हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जो घर खरीद के डाल दिया, छोड़ दिया, वहां कोई नहीं रहता, सालों साल कोई नहीं रह रहा, मानो ऐसे 10 फ्लैट है, तो भाई फिर तो जो आदमी ऊपर के फ्लोर पे रह रहा है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे टफ टाइम्स, ऐसे बड़े एक्सपेंसेस के लिए ये फंड इकट्ठा करा जाता है, एंड दिस इज ट्रांसफर टू RW अकाउंट। उन वहां पर डिपॉजिट कर देता है डेवलपर, और इट विल बी यूज्ड व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। लेबर वेलफेयर, वाटर एंड PNG कनेक्शंस, बेसिक चीजें जो हम पोजेशन टाइम पे चार्ज कर रहा है डेवलपर। डिक्लेरेशन ऑफ चार्जेस बाय डेवलपर। सो जैसे जिन जिन हम कॉस्टिंग की अभी बात कर रहे थे, तो इनको डेवलपर किस तरीके से चार्ज करता है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ आपका मीटर कनेक्शन है या पावर बैकअप है, ये इनकी कॉस्ट है, बॉक्स प्राइस है। जैसे हम कॉस्टिंग की बात करें, बॉक्स प्राइस कैलकुलेशन मेथड, तो वैसे ही ये कॉस्ट है कि भाई लमसम फिक्स एक्सपेंसेस, राइट। तो दिस इज का लमसम क्या है कि भाई मेरा कार पार्किंग आपको ना 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो दिस इज लमसम। अब ऐसा कोई परिभाषा नहीं है कि मेरा 6x10 का मेरा पार्किंग है तो इस पे मेरा 2 लाख रुपए लगेगा, मेरा पार्किंग 5x5 का है तो मेरे को कम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक का पार्किंग आपका 2 लाख का है, दिस इज कॉल्ड लंप सम। पावर बैकअप क्या है, KVA के हिसाब से चलता है, लोड के हिसाब से चलता है, दैट इज अ लोड विच इज KW एंड KVA चार्जेस, राइट। थर्ड इज पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट इज लाइक हम बेसिक की बात करते हैं, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कितने का आ रहा है, भैया मेरा 4,000 रुपए या 2,000 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो वो हमने साइज से इंटू कर दिया। मेरा PLC 100 रुपए लग रहा है तो 100 इंटू साइज से इंटू कर दिया, तो ये पर स्क्वायर फीट वाला कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम कॉस्ट निकाल के देते हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल। आई बिलीव मतलब मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए। सो एक बार आप लोग ट्राई करें प्लीज, अपनी पेपर पेन निकाल लीजिए और इसको आप लिखना शुरू करिए, जिससे कि हम एक एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकाल पाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देख रहे हो, सो हम 2 BHK की कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। सो आप ये डालिए कि भाई मेरा 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, ठीक है, इट्स 2 BHK अपार्टमेंट, बेसिक सेल प्राइस 3500 रुपए। तो सबसे पहले तो आप कॉस्टिंग निकालिए कि 3500 इंटू 1000 स्क्वायर फीट कितना होता है। कोई मुझे प्लीज बताएगा कैलकुलेट करते हुए। 3,50,00,000। सॉरी 3,50,00,000। सर 3500 3500 इंटू 1000 करिए, थोड़ा सा एक जीरो शायद बढ़ रहा है, 35 लाख हो 35 लाख। करेक्ट। सो इसमें सर एक्चुअली हमने एक ही अपार्टमेंट की बात करी थी, आप शायद आप बड़ी डील कर रहे हैं, आपने 10 प्रॉपर्टी, अभी हम एक ही कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक फ्लैट की बात कर रहे हैं सर हम। सो 3500 इंटू 1000 कर लिया हमने, 35 लाख रुपए। सेकंड आता है लीज रेंट। अगेन जो लीज रेंट की हम बात करें तो ये जो कैलकुलेशन हम कह सकते हैं कि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। सो उसमें लीज रेंट चार्ज हो रहा है 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो व्हेन वी से लीज रेंट 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट, मतलब 75,000 रुपए का हम लीज रेंट की बात कर रहे हैं। कार पार्किंग, अब दिस इज व्हाट, दिस इज लमसम। अभी हम जो पिछली कॉस्टिंग की बात करते हैं कि लमसम कॉस्ट और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट, तो लीज रेंट इज व्हाट, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट, क्लब कार पार्किंग इज लमसम कॉस्ट 3 लाख रुपए, राइट। क्लब मेंबरशिप 75,000 लमसम कॉस्ट। IFMS 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, दिस इज पर स्क्वायर फीट वाला। FFC 20 रुपए, FFC इज व्हाट, फायर फाइटिंग कॉस्ट, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। फ्लोर PLC डिपेंड ऑन द चॉइस, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, 4 to 6 फ्लोर, डिपेंड ऑन द चॉइस आप कर सकते हैं। सो कोई कैलकुलेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो मैं स्लो चलूं, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। ये मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट। FFC इंक्लूड करके FFC कर लीजिए 20 रुपए पर स्क्वायर फीट, दिस इज कॉल्ड 20,000 रुपए। वो फ्लोर भी आप एक एग्जांपल हमने 5वां फ्लोर लिया, तो 5 PLC लग रही है 100 रुपए की, तो 100 इंटू 1000, दिस इज 1 लाख रुपीज, ठीक है।
व्यू पीएलसी, अब पीएलसी के टाइप्स आ गए, एक हो गया फ्लोर वाला, एक हो गया व्यू वाला। जैसे मैं बोला कि प्लॉट है मेरा नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज व्यू पीएलसी। अपार्टमेंट है मेरा ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज फ्लोर पीएलसी। सेम विद अपार्टमेंट, पार्क फेसिंग अपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड व्यू पीएलसी। मानो कि मेरा जो अपार्टमेंट है वो पार्क फेसिंग अपार्टमेंट है, तो मुझे 75 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। तो 75 रुपीज इंटू 1000 स्क्वायर फीट, ये हो गया आपका 75,000 रुपए। ये भी आप ऐड कर लीजिए। इलेक्ट्रिक मीटर आप ऐड कर लीजिए, लमसम कॉस्ट है 35,000 रुपए। और पावर बैकअप पर केवीए के हिसाब से 25,000 रुपए पर केवीए दिखा रहा है, तो 25,000 रुपए लिखा हुआ है 2 केवीए मैंडेटरी। दैट मीन्स कि मेरे को 25,000 इंटू 2 केवीए करने का है, दैट मीन्स 50,000 रुपए। ठीक है, और अब ये सारा मैं टोटल कर दूंगा, तो मेरी टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको टोटल करने जाऊं तो 3500 प्लस 75 45 lakhs, 55,55,000. करेक्ट, प्लस 20 प्लस 100 प्लस 75, ये हो गया 3795 इंटू 1000, 37,95,000 प्लस 3 लाख रुपए का बाकी 75, ये 375 प्लस 35,000 रुपए, मतलब 4,10,000, 4,10,000 प्लस 50,000 रुपए, ये 4,60,000 रुपए, प्लस मैंने कर दिया 4,60,000 रुपए। तो मेरी कॉस्टिंग आई 42,55,000। इज इट राइट? फ्लो पीएलसी लीजिए आप, फ्लो पीएलसी ग्राउंड फ्लोर लेना, फर्स्ट फ्लोर या 250 ले, ग्राउंड फ्लोर लिया मैंने, ओके, 250 पीएस है, 2.5 लाख तो ये हो गए, 55,555,000. ठीक है। सो मतलब ये दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द कैलकुलेशन शीट। जब हर बिल्डर का कॉस्टिंग बदलेगा, बस पैटर्न नहीं बदलेगा, राइट? तो आप अपनी जो भी साइज कस्टमर को बताने वाले हैं, हम वो कैलकुलेट इजिली कर पाएंगे। ठीक है, और ये कैलकुलेशन हमें कस्टमर को देना पड़ता है। ठीक है, कि भाई वो पूछता है कि यार मेरे को ये बता दो कि 2 BHK में ना मेरे को आप 8वें फ्लोर के आसपास दे दो, और मुझे ना पार्क वाली यूनिट निकाल के बताना यार। तो अब यह क्या हो कि मैंने पहले इन्वेंटरी चेक कर ली बिल्डर से, राइट, कि पार्क फेसिंग अवेलेबल है कि नहीं। उसने बोला हाँ अवेलेबल है। अब मैंने उसकी कॉस्ट डिजाइन करी कि भाई 2 BHK 8वें फ्लोर पे पार्क फेसिंग कितने का बैठता है। मैंने कस्टमर को बताया भाई साहब 45 लाख रुपए का बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हमने उसको कॉस्टिंग दे दी। अब इसके बाद ऐड क्या होगा, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ठीक है, सो जीएसटी विल बी ऐड। बाकी बिल्डर की कॉस्टिंग ये पूरी हो गई। ठीक है, जीएसटी इज लाइक गवर्नमेंट टैक्सेस, इसका बिल्डर से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बिल्डर भी वो आगे पे कर देगा, बट जीएसटी हम चार्ज करते एज एन गवर्नमेंट चार्ज करता है, तो दैट वी नीड टू टेल। सो ये एक सेकंड एग्जांपल है, एक बार इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है 4500 रुपए, साइज है 1200 स्क्वायर फीट। अब हम जो यहाँ पर निकाल रहे हैं कॉस्टिंग, वो निकाल रहे हैं हम सेकेंड फ्लोर की रोड फेसिंग यूनिट की। ठीक है, सो आप लोग भी निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूँ, देखते हैं क्या कॉस्ट बैठती है। 54 lakhs. ओ वाह, काफी तेज करा आपने। और कोई कर रहा है? प्लीज करिए। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। संजय जी आपने कितनी बताई कॉस्टिंग? 54 lakhs. 54 लाख। कोई और बता रहा था, प्लीज बताइए। बेसिक कॉस्ट बताइए, अभी ऐड नहीं करा. सेकेंड फ्लोर पे पीएलसी लग रही है 100 की। रोड फेसिंग की पीएलसी कितना है, प्लीज बताएगा कोई? 25. 25। अच्छा, आपने अगर किसी ने ध्यान दिया या नहीं दिया, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्राइस लिस्ट को बहुत ध्यान से हमेशा पढ़ने का होता है। सो इसमें एक लास्ट लाइन दिया हुआ है कि बिल्डर इज ऑफरिंग 50 रुपए पर स्क्वायर फीट इनॉग्रल डिस्काउंट ऑन बीएसपी, राइट? तो ये आपको टोटल में से माइनस करने का है, या बीएसपी से पहले माइनस कर दीजिए। ठीक है, सो ये आ गया 4620 इंटू 1200 स्क्वायर फीट, 55,44,000 रुपए की तो हो गई बेसिक कॉस्ट, और सॉरी ये साइज मिला के। इसके बाद आ गया क्लब मेंबरशिप 75,000 रुपए, मीटर चार्ज आया 30,000 रुपए। संजय जी अपनी कॉस्टिंग चेक करिए, आपकी बहुत कम आ रही थी, विच इज नॉट राइट। नहीं, मैं तो 54 बेसिक प्राइस बताया था. अच्छा, तो सब टोटल बताइए ना सर, बेसिक प्राइस टोटल बताइए, टोटल निकालिए, टोटल बताइए। सेकेंड फ्लोर की निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा सब लोग।
कोई बताएगा मुझे टोटल कॉस्ट कितनी हुई? शेरा प्लीज बताइए, टोटल कॉस्ट कितनी हुई प्रॉपर्टी की? 62 लाख 25,000। ओके, थोड़ा सा आई थिंक मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कोई और बताएगा? सपना तिवारी, दीपिका, सिद्धि, सो निकाली संजय जी? ये 55 के करीब आ रही है आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 6 लाख। चलो सारा टोटल करने के बाद मेरी कॉस्टिंग आई 60,99,000 रुपए। सो बेसिक कॉस्ट आई 4620 आफ्टर 50 रुपीज माइनस इनॉग्रल डिस्काउंट। टोटल होता है 55,40,000 रुपए। 75,000 रुपए का आपका आया क्लब मेंबरशिप, 30,000 का आपका आया मीटर, पावर बैकअप आया 50,000 रुपए का, और 4 लाख रुपए की आई कार पार्किंग। तो टोटल कॉस्ट आया 60,99,000। अब उसके बाद ये तो हमने निकाल ली कॉस्टिंग। अब अगला चीज आता है कि पेमेंट प्लान, पैसे कैसे देने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो पेमेंट प्लान बेसिकली फर्स्ट पेमेंट प्लान हो गया आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान एज पर द डेवलपमेंट। हम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट प्लान करता है डेवलपर, जैसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे देना है। डीपी विच इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, तो समटाइम्स बिल्डर को एक डिस्काउंट ऑफर करता है डाउन पेमेंट प्लान के अंदर कि भाई आपका 50 लाख का प्लॉट अपार्टमेंट है, आप मेरे को 40 लाख रुपए अभी दे दो। तो कस्टमर बोलता है भाई अभी क्यों दे दे, कंस्ट्रक्शन आप तो बनाओगे 3 साल में। बोलता है हम आपको एडवांस डिस्काउंट देते हैं, एज एन पैसा आप मेरे से 8% का डिस्काउंट ले लो। क्यों? क्योंकि आप मेरे को एडवांस पैसा दे रहे हो। दैट इज अ डाउन पेमेंट प्लान। थर्ड इज स्पेशल पेमेंट प्लान। स्पेशल पेमेंट प्लान कुड बी लाइक सबवेंशन प्लान और लाइक 40-60 प्लान और लाइक 30-70। 30-70 40-60 क्या है कि 30 अभी दे दो 70 पोजेशन पे देना। 40-60 में क्या है, 40 अभी दे दो 60 पोजेशन पे देना। या 40-30-30 हो गया कि 40% अभी पे कर दो, 30% स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे दे देना, बाकी 30% पोजेशन पे दे देना। तो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट स्पेशल पेमेंट प्लान। शॉर्ट रिटर्न पेमेंट प्लान ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बेसिकली यूज होता है। सो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में व्हाट डेवलपर्स डू इज कि वो आपसे एडवांस पैसा ले लिया और उस पर आपको ब्याज देना शुरू कर दिया, रिटर्न देना शुरू कर दिया। कि भाई जैसे आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में बात करी, उसने बोला भाई आपने 50 लाख का आपका ऑफिस स्पेस बनता है या रिटेल बनता है, आप मुझे 50 लाख रुपए अभी दे दो या 40 लाख रुपए दे दो, और 40 लाख रुपए पे आप मेरे को 12% का रिटर्न ले लो आज से, राइट? तो 12% कितना, 40 लाख पे कितना हो गया, 40,000 रुपए पर मंथ मेरे को मिलना शुरू हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ए शॉर्ट रिटर्न पेमेंट प्लान। सो ये हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट इज कार्पेट एरिया। कार्पेट इज व्हाट, जो हम अपने घर के अंदर यूज कर पाते हैं, जहां पर हम कार्पेट डाल सकते हैं। प्लस एज पर न्यू नॉर्म्स ऑफ रेरा, जो इंटरनल वॉल्स हैं, जो शेयरिंग वॉल्स हैं बिटवीन रूम टू रूम, दैट विल आल्सो पार्ट ऑफ कार्पेट एरिया। प्लस बालकनी इज इन द कार्पेट एरिया नाउ, राइट? तो अलग से मेंशन जरूर होती है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ कार्पेट एरिया नाउ। सो कार्पेट एरिया दी पार्ट जहां पर हम उसको एक्चुअल यूज करते हैं वो एरिया को कार्पेट एरिया कहते हैं। सेकंड इज बिल्डअप। बिल्डअप में आपकी बाहर की वॉल्स काउंट हो जाती हैं, प्लस इसको हम जब इंक्लूसिव कर लेते हैं बालकनी को, टोटल कॉस्ट दिखाते हैं। जब हम कार्पेट की बात करें तो कार्पेट एरिया प्लस बालकनी एरिया आता है। बिल्डअप में आपको पूरी बाहर की वॉल्स प्लस बालकनी एरिया को ऐड करके बिल्डअप एरिया बताते हैं। सुपर एरिया के अंदर हम सारी फैसिलिटीज भी काउंट करते हैं, बिकॉज फॉर बिल्डअप दिस इज अ कॉस्ट। अगर उसने लिफ्ट लगाई है दैट इज द कॉस्ट। उसने अगर आपको दिया हुआ है लाइक स्टेयर्स 2 बनाए हैं, दिस इज द कॉस्ट। कॉमन जो लॉबी है दिस इज द कॉस्ट। तो ये सब चीजें आपकी सुपर एरिया के अंदर निकल कर आती हैं। सो टेक एन एग्जांपल कि एक फ्लोर 10,000 स्क्वायर फीट की बनाई, सो 10,000 स्क्वायर फीट इज व्हाट, सुपर एरिया, ठीक है? उसके उसमें उसने 6 अपार्टमेंट निकाले, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट के, तो 12 इंटू 6 7200 स्क्वायर फीट का हो गया बिल्डअप एरिया। बट बाकी का कितना 2800 स्क्वायर फीट के अंदर चला गया आपके सुपर एरिया के अंदर। और फिर उसके अंदर जो इंटरनल का एरिया जो आपके घर के अंदर का आया, कार्पेट निकल कर आया, वो आपका कार्पेट हो गया। ये कुछ टर्म्स यूज होते हैं नॉर्मली। हम एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स कह लो या फ्लोर एरिया रेशियो कह लो, एफएसआई, एफएआर। एफएसआई टर्म यूज होता है इन टर्म्स ऑफ लैंड डिस्कशन, एफएआर यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट? सो एफएसआई लैंड में क्या होता है कि हम कितने, हमने 1 एकड़ की लैंड ली, कितना एफएसआई है वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और फ्लोर एरिया रेशियो, एक हमने प्लॉट जो लिया उसके में जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एफएआर। मतलब हर सेक्टर वाइज भी एफएआर अलग अलग हो सकता है, राइट? जो अथॉरिटी डिजाइन करके देती है, कहीं पर 2 का एफएआर है, कहीं पर 4 का एफएआर है। तो अगर हमने 100 गज का अपार्टमेंट कोई लैंड लिया है तो ये हो गया 900 स्क्वायर फीट। 100 इंटू 9 स्क्वायर फीट करा, 900 स्क्वायर फीट इंटू 4, क्योंकि 4 का एफएआर, तो 3600 स्क्वायर फीट हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लोर एरिया रेशियो एंड एफएसआई।
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पोजेशन, जब कोई बिल्डर प्रॉपर्टी बना देता है, राइट, बनाने के बाद जब उसमें सारी की सारी हमने नॉर्म्स क्लियर कर लिए कि हमने फायर सेफ्टी कर लिया, हमने लिफ्ट लगा दी, हमने पार्क बना दिया, हमने वहां पर स्टेयर्स वगैरह सब कुछ बना दी, तब बिल्डर अप्लाई करने जाता है गवर्नमेंट के पास कि भाई साहब हमने सारी फैसिलिटी बना दी है, हमने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है, पानी की व्यवस्था कर दी है, बिजली की व्यवस्था कर दी है, पावर बैकअप बोला था वो कर दिया है। तो वो सारे नॉर्म्स फुलफिल करने के बाद अथॉरिटी विजिट करती है आपके स्पेस को और फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू करता है बिल्ड डेवलपर को, तब जाके कोई भी वहां पे रह सकता है, राइट। फ्लोर प्लान, आपके जो घर का डिजाइन है, दैट इज कॉल्ड फ्लोर प्लान। साइट प्लान, पूरी कम्युनिटी का जो मास्टर प्लान है, जहां पर की पूरा मानो 10 एकड़ का प्लॉट है, तो 10 एकड़ में क्या क्या आने वाला है, कहाँ पर पार्क होगा, कितने टावर, कौन कौन से टावर कहाँ पे होंगे, किस एरिया पे रोड बनेगी, किस एरिया पे आपका गेट बनेगा, कहाँ पर आपका क्लब बनेगा, तो वो पूरा बाइफर्केशन साइट प्लान के अंदर आता है। सेल्स डीड इज लाइक जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो अथॉरिटी में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल डीड। जब हम रजिस्ट्री ट्रांसफर करते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं, वो सेल डीड आती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमें नो ऑब्जेक्शन कई पैटर्न पे यूज कर सकते हो आप, जैसे कि अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको काम शुरू करने से पहले एनओसी लेनी पड़ती है, लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको सॉइल टेस्टिंग करनी है, उसको हाइट क्लियरेंस लेना है, ऐसे बहुत सारी एनओसीज होती हैं, वो 19 एनओसीज होती हैं जो डेवलपर लेता है। यही सेम एनओसी अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब बिल्डर से उसको एनओसी लेनी पड़ती है घर के पोजेशन के लिए कि भाई आपने सारा पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, आपने पावर बैकअप का पेमेंट दे दिया, आपने अदर चार्जेस दे दिए, आपने जीएसटी पूरी कंप्लीट कर दी, तो बिल्डर उसको एनओसी देता है कि ठीक है अब आपको एनओसी देता हूं मैं, अब आप जाके घर के इंटीरियर का काम करिए। तो हर किसी के एनओसी अलग होता है। बचपन में स्कूल से एनओसी लेनी पड़ती थी टीसी लेने के लिए कि भाई आपने कहीं तोड़फोड़ तो नहीं कर रखी, आपका कोई ड्यू तो नहीं है, तो एनओसी इज लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। प्री ईएमआई इज लाइक लोनिंग की जब अपन बात करते हैं, सो लोन जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं तो पोजेशन मिलने से पहले की जो ईएमआई होती है दैट इज कॉल्ड प्री ईएमआई, जहां पर केवल इंटरेस्ट डेवलपर आप मतलब बैंकर आपसे केवल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री ईएमआई। प्रॉपर ईएमआई जहां पर आपका इंटरेस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल भी जाना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ईएमआई, जो पोजेशन के बाद चालू होती है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट इज मतलब ट्राई पार्टी लाइक 3 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। अब ये एग्रीमेंट ट्राई पार्टी अलग अलग सेगमेंट में हो सकता है। मैं आपको एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू का ट्राई पार्टी बताता हूँ कि जैसे किसी को लोन लेना है तो वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन करता है। ट्राई पार्टी कैसे हो गया, फर्स्ट पार्टी इज यू एज एन कस्टमर, सेकंड पार्टी इज डेवलपर, क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है और कस्टमर पे अभी रजिस्ट्री हुई नहीं है, तो डेवलपर एक पार्टी हो गया, कस्टमर दूसरा पार्टी हो गया, तीसरा पार्टी हो गया आपका बैंक। बैंक ने बोला भाई साहब डेवलपर से कि आप मेरे को सारे पेपर्स दिखाओ, आपके सारे पेपर ओके हैं, उनने सारे पेपर्स दिए, उनने चेक करे और बोला हाँ भाई ओके। फिर कस्टमर से उसने सारे पेपर्स मांगे, भैया आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन करा कि भाई ठीक है हम इस प्रॉपर्टी पे आपकी एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे लोन दे देंगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। पोजेशन लेटर मतलब डेवलपर इशू करता है एज एन कस्टमर को, जब सारा कुछ बन जाता है, ओसी आ जाता है, ओसी आने से के बाद पोजेशन लेटर शूट होता है कि बॉस आप अपनी सारी पेमेंट क्लियर करिए, फिर आप जाके अपना घर में रह सकते हैं। तो वही जब पेमेंट ये सारा पे करता है, जितना एनओसी मिलता है, जो हम पिछली बात कर रहे थे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और एनओसी के बाद आपको पोजेशन लेटर मिलता है, ठीक है। इनक्यूबेंस सर्टिफिकेट मतलब आई बिलीव लैंड इश्यूज के लिए इसको छोड़ देते हैं। सो दिस इज इट। इन केस कोई भी आपको बेसिक कुछ भी आपको डिस्कशन हो, आप मेरे को वो बताइए, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज मेरे को बताइए। सो आई बिलीव कशिश जी वी कैन रैप अप दिस मीटिंग।